बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ये भी देखेंगे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम्स में कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे पढ़े हैं। बच्चों, कल के क्वेश्चन का आंसर और आज का क्वेश्चन जो होगा उसको डाल दिया गया है, आपके वीडियो में लास्ट में डाला जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और आंसर भी मिलेगा। साथ में एक चीज ये मैं कहूंगा कि आप अपने आंसर जब वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, जिससे मुझे ये पता चले कि आप परफॉर्म कितना कर रहे हो और आपका परफॉर्मेंस कैसा है, हमें किस तरह से इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। इन सब के लिए आप एक चीज जरूर करिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स को जरूर डालिए, जो लोग कर लेते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है। बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब भी ये मूव करते हैं तो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करते हैं। ये आप जूनियर क्लासेस में भी देखे हैं कि जब किसी एक लूप में किसी आयरन बार को रख करके इसमें करंट पास किया जाता है, तो करंट पास होने पर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन बार शो करता है। तो एक चीज क्लियर है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो हमें मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टिनी बार मैग्नेट। नाउ इलेक्ट्रॉन्स में जो मोशन होता है आप सभी लोग जानते हैं, दो तरह का होता है। एक ऑर्बिटल मोशन होता है और दूसरा स्पिन मोशन होता है। ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है एंड स्पिन में ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। और रोटेशन दो तरह का हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजें आप जानते हैं। तो इन मोशन के नाते इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा तो हमें कह सकते हैं कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टरों की तरह ही इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते हैं तो इनकी अपोजिट स्पिन होती है। तो अगर इनकी अपोजिट स्पिन होगी, बाकी चीजें सेम है, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर इसका म्यू एस है तो दूसरे का क्या होगा, माइनस म्यू एस। और यहां पर अगर हम म्यू नेट निकालेंगे पेयर्ड में, तो म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये अपोजिट वेक्टर है। इस तरह से हम देखते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है। अब हम लोग एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं पी ऑर्बिटल का, और ये देखते हैं कि पी ऑर्बिटल में किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो सकता है। देखिए, अगर हम पी ऑर्बिटल लेते हैं, ये है एक पी ऑर्बिटल, इसमें पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। आप जानते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन केवल है, ओनली वन है, कंफिग्रेशन क्या है, p1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, आप जानते हैं। अगर हम p2 ले लें, ये मान लीजिए p1 है, हम क्या ले लेते हैं p2, और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट μ2 है। तो अब आप देखिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि μ2
is greater than mu1 and this is 2 times that of mu1, यानी P2 का मैग्नेटिक मोमेंट P1 के मैग्नेटिक मोमेंट से अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना होना चाहिए, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएंगे। P3 अगर हम देखते हैं यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अगेन बढ़ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं mu3 इज ग्रेटर देन mu2 विच ग्रेटर देन mu1। अब बेटा अगर हम P4 लेते हैं तो P4 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, P3 से ज्यादा होगा या कम होगा, आपको बताना। आप कंपटीशन में यही अगर पूछ दिया जाए कि P3 एंड P4 में से किसका होगा, या P3 P4 डायरेक्ट न दिया जाए, आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए जिसमें P3 होता है और P4 होता है। जैसे हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन एटम है और हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन को आप देखिए 7 1s2 2s2 2p3, ये है 1s2 2s2 2p4। अगर इनके एटम्स के विषय में हम बात करें, मॉलिक्यूल्स का नहीं, आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूल्स में मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा क्योंकि इनके बॉन्ड बन जाएंगे। अगर एलिमेंट लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे देखें तो ये P4 है और ये P3 है, तो इसमें ऑक्सीजन का मैग्नेटिक मोमेंट नाइट्रोजन से ज्यादा। O2 और N2 का हम नहीं कंपेयर कर, सॉरी O2 और N2 का नहीं हम कंपेयर करें, हम N और O का कंपेयर करें। P3 है और ये P4 है, तो किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, ना ऑक्सीजन का। भाई ये P4 है, P4 में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि P4 में इस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली P2 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि mu4 जो है दिस इज लेस देन mu3। इसी तरह से हम जब देखेंगे P5 तो P5 अगेन लेस हो जाएगा और दिस विल बी mu5 is less than mu4 less than mu3। तो कंपैरिजन करने के लिए एलिमेंट्स लेवल पे, एटम्स के लेवल पर, मॉलिक्यूल लेवल पर आप अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। P1 P2 P3 स्ट्रक्चर्स में भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब अगर हम लोग डी ब्लॉक को देखते हैं तो डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल होती हैं और इनमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और डी ब्लॉक से मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली आयंस के लिए। आप देखिए जैसे D1 है, D2, D3, D4, D5। अगर हम देखें D1 से D5 तक मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करेगा, लेकिन D6 से D7 तक मैग्नेटिक मोमेंट अगेन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम 6 करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, 7 होगा तो केवल 3 बचेगा, 8 होगा तो केवल 2 बचेगा। इस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे चेंज होंगे मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जा सकता है, जैसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है सीधे व्हिच विल हैव हायर मैग्नेटिक मोमेंट, Fe2+ और Fe3+, इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। आप कैसे बताएंगे, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए और देखिए, इनका पहले कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए Fe2 और Fe3+ का, फिर देखिए कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। बच्चों इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे Fe2+ जो होता है ये 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉन 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, एंड Fe3+ जो होगा ये हो जाएगा 3d5 4s0। अब आप खुद बताइए इसमें मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा, 3+ का, 2+ का कम होगा क्योंकि ये d6 है और Fe3+ d5 है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप
मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए और उसको सॉल्व करिए। अब हम लोग देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनका ग्राउंड क्या है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है। देखिए, सब्सटेंसेस का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन से हो सकता है, यही बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जिससे कोई भी सब्सटेंस बनता है। तो इन्हीं के नेचर के बेस पे इनको हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपने अभी देखा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं इनमें एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। दूसरा है दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट यहां रखा गया है, इसका नॉर्थ पोल है, दूसरा मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मेजर की जाती है। अब अगर इस फील्ड में इनको हम रख दें, सपोज करिए ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये बेटा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इनका भी अपना एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। लेकिन जब इस फील्ड में रखे जाते हैं, इनका साउथ पोल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ हो जाता है और ये इसी में इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि हम देखते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम कह सकते हैं कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन हो सकता है कि वीकली क्यों हम करें? क्योंकि बहुत टिनी बार मैग्नेट हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम होता है, इसलिए इन पर अट्रैक्शन भी बहुत पुअर है, वीक होता है। नेक्स्ट है दे हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। आप देख रहे हैं अगर ये मैग्नेट हैं तो मैग्नेट के 2 पोल हैं, डाइपोल हैं, इसलिए इन पर परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होता है। बट दे हैव नो परमानेंट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब तो ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, बट जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। यानी इनमें जो मैग्नेटिज्म है दिस इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होता है उसका रीजन हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है और इनका ओरिएंटेशन जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है ये बहुत ही रैंडम होता है, कोई डिफाइन नहीं होता कि कौन किस डायरेक्शन में किसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम देखें, इनमें मैग्नेटिक मोमेंट तो हर पार्टिकल का है लेकिन इनका ओरिएंटेशन रैंडम है। ड्यू टू दिस रैंडम मोमेंट दे हैव नो नेट डाइपोल मोमेंट, और नेट डाइपोल मोमेंट अगर नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्यों शो करते हैं? तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आती है ये क्या है, जितने भी मैग्नेट्स हैं सब फटाफट क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उस समय ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को हटाते हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे ऑल अगेन बिकम्स रैंडमाइज, ये फिर से रैंडमाइज हो जाते हैं और जैसे ये रैंडमाइज हो जाएंगे यहाँ पर इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म केवल परमानेंट केवल मैग्नेटिक फील्ड में शो करते हैं, अदरवाइज इनमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म नहीं होती है। अब हम चलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इवन एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अगर होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन जितने हैं सब पेयर्ड होंगे तो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। एक चीज इससे आप कर सकते हो, पेयर का मतलब अगर इवन नंबर में कोई भी एंटिटी अगर उसमें इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेयर नहीं बनेंगे। एक तो एप्लीकेशन आप ये सीख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अगर आप होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होगा, फिर भी इवन है तो हमें नहीं कर सकते कि वो
डायमैग्नेटिक होगा, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे, लेकिन एक फर्स्ट अपीयरेंस में ये क्लियर हो जाएगा कि अगर 8 नंबर वाला कोई भी एंटिटी है तो वो कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड वीकेंड द मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको हम बेटा रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो बिकॉज इनके पास कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता है, इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देते हैं जब इसमें रखे जाते हैं, और इनका किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसको वीक कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देते हैं जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करती है, थोड़ा सा रिपल्सन भी ये फील करते हैं। नेक्स्ट है नो मैग्नेटिक डाइपोल। अगर मैग्नेट जैसा बिहेवियर नहीं है तो नेट डाइपोल क्या होगा, इनका 0 हो जाएगा, एंड दे हैव नो मैग्नेटिज्म एट ऑल। ये न तो ये मैग्नेटिक फील्ड में और न ही ऐसे मैग्नेटिज्म शो करते हैं, इनमें मैग्नेटिज्म नहीं होता। अब परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये 3 फर्दर कैटेगरी इनसे ही बन जाती है। तो हम देखेंगे कि अदर जो कैटेगरीज है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वो क्या है। अब देख लेते हैं फिर इसको। बच्चों हम लोग देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, एक्चुअली ये कई तरह के सब्सटेंसेस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो वो जो केवल पैरामैग्नेटिक होते हैं और किसी तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इन तीनों को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा जिसे कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन क्या है ये हम देखते हैं। आपने अभी देखा था कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट हैं, इनका अलाइनमेंट क्या होता है, ये सर्टेन नहीं होता, बहुत ही रैंडम होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जिसमें क्रिस्टल के, मान लीजिए क्रिस्टल है, इसके कुछ पार्ट के आयंस, स्पेशली मेटल्स या उनके ओर्स जो होते हैं, उनमें कंपाउंड्स उनके जो होते हैं, उनमें कुछ पार्ट इस तरह से सेट हो जाता है कि इनके जितने भी मैग्नेट्स हैं, इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और इस पार्ट को ही हम डोमेन कहते हैं या मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। ये जो डोमेन्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट पार्ट जो क्रिस्टल का हो उसमें भी इसी तरह से इनका अलाइनमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, किसी सेम में हो सकता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इस हिस्से में जितने रहेंगे उन सबका डायरेक्शन सेम होगा। फिर अगला पार्ट जो होगा हो सकता है उसमें डायरेक्शन कुछ और हो, लेकिन उस हिस्से के एक डोमेन्स के सभी आयंस जो होते हैं सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स। ये छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं किसी क्रिस्टल के, इन्हीं को हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं, और हर डोमेन्स का अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको हम एक एरो से शो कर सकते हैं। तो दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होल डोमेन। पूरे डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए होता क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये डोमेन्स, इनका अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाता है इस तरह से। जब इस तरह से अलाइनमेंट होगा, ऐसे सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे हैव द डोमेन्स ऑफ पैरेलल डायरेक्शन। अब इन सब्सटेंसेस में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ये भी देखना है कि ये मैग्नेटिज्म हमेशा होती है। पैरामैग्नेटिक जो डोमेन्स हैं हमेशा चूंकि अलाइन होते हैं, इसलिए इसमें हमेशा मैग्नेटिज्म होती है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा
नहीं होता, यानी अट्रैक्टिंग पावर नहीं होता है। जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन ये किसी और सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी मैग्नेटिज्म तो होती है लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है। लेकिन अगर इन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो सारे डोमेन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और परमानेंट अलाइन हो जाते हैं, तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे आयरन बार जो होता है वो मैग्नेटिक होता है नेचर का, लेकिन मैग्नेट नहीं होता है। जब उसको हम किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो उसके अलाइनमेंट परमानेंट हो जाते हैं तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। तो ये ध्यान रखना है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है परमानेंट मैग्नेटिज्म, बट दे डू नॉट बिहेव लाइक मैग्नेट्स अनलेस दे आर कीप इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वेयर देयर ऑल द डोमेन्स गेट अलाइनमेंट। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं। अब है क्वेश्चन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस all the domains when considered they have equal number of opposite domains, means जितने भी डोमेन्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट इनका क्या हो जाता है डोमेन्स का जीरो, यानी एक डोमेन अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, यानी इक्वल नंबर अपोजिट डोमेन्स के होते हैं जिससे इनका नेट मैग्नेटिक बिहेवियर जीरो होता है। अब हम देखते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल मैग्नेटाइट ओर है, जिसका सबसे पहले यूज किया गया था कंपास बनाने में। इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर होता है लेकिन इनकी तरह जीरो नहीं होता, न ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बहुत स्ट्रांग होता है। दे हैव मैग्नेटिक बिहेवियर इन बिटवीन द एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनमें डोमेन्स होते हैं, अपोजिट डोमेन्स भी होते हैं, लेकिन नंबर इक्वल नहीं होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं अपवर्ड डोमेन्स 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन डाउनवर्ड केवल 1 2 3 एंड 4 हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट डोमेन्स नहीं होता, इसलिए इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। और ये जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव नॉट इक्वल अपोजिट डायमेंस, दे आर वीक इन मैग्नेटिक बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनकी तुलना में इनका मैग्नेटिक बिहेवियर वीक होता है, पुअर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। इस तरह से आप क्लासिफिकेशन देखिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट। देखिए, अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें इन पर, स्पेशली हम डायमेंस को ही लेते हैं। हम अगर डायमेंस को हीट करेंगे, आप जानते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो रैंडमाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अर्थात टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे डोमेन्स रैंडम होते जाएंगे, डोमेन्स की जो अलाइनमेंट है ये ब्रेक होते जाएंगे। और एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर सभी डोमेन्स ब्रेक हो जाते हैं, उनके जितने भी कंपोनेंट हैं वो आयंस हैं, सबका डाइपोल मोमेंट रैंडम हो जाता है। और ड्यू टू दिस रैंडमाइजेशन दे लूजेस देयर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर एंड दे बिकम्स मेयरली पैरामैग्नेटिक। यानी हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते समय एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा जिस टेम्परेचर पर मैग्नेटिक बिहेवियर ये शो नहीं करेंगे, यानी इसके नीचे ये मैग्नेटिक हैं या फेरोमैग्नेटिक हैं, लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर के ऊपर हम जाएंगे ये केवल पैरामैग्नेटिक रह जाते हैं। इस टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्यूरी टेम्परेचर क्या है, डोमेन्स क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, और बच्चों इसी के साथ सॉलिड स्टेट पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है, लेसन है, वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आप चाहेंगे तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट पर एक आपके लिए टेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा कंपटीशन के लेवल का, जो आप सॉल्व करेंगे और आप अपना परफॉर्मेंस भी देख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे, और जो भी चीजें आपको न समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम है, आप सीधे कमेंट बॉक्स में भी जाकर के पूछ सकते हो, उसका रिस्पांस आपको सर्टेन मिलेगा। तो आप लोग ट्राई करिए और नेक्स्ट टर्न पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए तैयार होके आइए। थैंक यू बच्चों। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। शीट नंबर 2 ये आपकी है। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट कंडक्टिविटी पे होता है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है फॉरबिडन जोन इज एब्सेंट इन, आयरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायमंड दिया है, आपको ये पता करना है कि किसमें एब्सेंट होता है फॉरबिडन जोन। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। थर्ड क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी 0 केल्विन पर कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विल बी, अब डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये आप देख लीजिए। कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स का क्या नेचर होता है, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इन एन एलिमेंट ए फील्ड बॉन्ड ओवरलैप्स विथ कंडक्शन बैंड ए इज। तो आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी एलिमेंट ए में फील्ड बैंड जो है वो कंडक्शन बैंड से ओवरलैप कर रहा है, तो ए का नेचर क्या होगा। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, सब पर पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस बहुत डिटेल में किया जा चुका है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं, देखने हैं क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से पूरा लेक्चर एक बार देख लेंगे तो निश्चित ही आप इसका आंसर दे लेंगे। तो आप जो भी आंसर है उसे आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि वहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि रियली आपका परफॉर्मेंस क्या है और कितने बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट लेक्चर जब होगी तो आपको इसके आंसर